हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप मेरे दिए हुए पुराने 6 लेक्चर्स आप देख चुके होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। और आज हम लेक्चर नंबर 7 चालू करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही लेंथी चैप्टर है और आप देखते रहोगे पिछले कई वीडियोस से अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले ही टॉपिक पे लिए जा रहे हैं, सर्किट सॉल्विंग पे ही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। ये टॉपिक है भी बहुत इंपॉर्टेंट और है भी बहुत लेंथी, तो अपना पेशेंस बनाए रखें और क्वेश्चंस को करते रहें। आज की वीडियो में फिर से अपन लेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्किट सॉल्विंग और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आज का हमारा फोकस होगा सिमेट्रिकल सर्किट्स। आज का लेक्चर देखने से पहले आप पुराने सारे लेक्चर्स देख लें, ठीक है? क्योंकि अगर आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं होगी तो ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी। KCL, KVL, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड मैनी मोर टू गो। दिस टॉपिक इज very much important from point of view of boards as well as your competitive exams। चलिए तो हम लेके आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें दी हुई है बैटरी 6 वोल्ट की, 10 वोल्ट की और 8 वोल्ट की, और साथ में रेजिस्टेंस है 5 ओम का, 10 ओम का और 4 ओम का। आपसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA और सभी ब्रांचेस में कितना कितना करंट है, कैसे कैसे जा रहा है, क्या डायरेक्शन है, ये सभी चीज पूछी गई है। तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्लियर है? चलो अब मैं आपको आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक I1 I2 करंट्स मानो और KVL और KCL लगाओ, ठीक है? इन सब में से सबसे पावरफुल बैटरी ये वाली है, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि यहां से करंट गया, ठीक है ना? अब यहां से इधर करंट गया इस बैटरी से, इसके पास दो ऑप्शन, इधर भी और इधर भी। ये वाली बैटरी भी इधर करंट फेंकना चाह रही है, ये वाली बैटरी भी इधर करंट फेंकना चाह रही है। अब आपको दिक्कत आएगी कि मैं यहां से करंट ऐसा मानूं या मैं करंट को यहां से आता हुआ, यहां से आता हुआ, यहां जाता हुआ मानूं, कैसा मानूं? आप कैसा भी कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो अपन ऐसा ले लेते हैं, ठीक है ना? बट मैं आपको सिर्फ तरीका समझाऊंगा, करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तरीका लेंदी है और मैं आपसे कहूंगा भी नहीं कि आप फॉलो करो। या आपने करंट की डायरेक्शंस मान ली, यहाँ पे करंट मान लिया I1, यहाँ पे करंट मान लिया I2, यहाँ पे करंट मान लिया I3। तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हुए? 3 वेरिएबल्स हुए। 3 वेरिएबल्स हुए तो मुझे सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 बाय जंक्शन लॉ, सो कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट वापस से जाएगा। क्लियर बात? पहली इक्वेशन। दूसरा, ये वाला पूरा लूप ढूंढ लो, ठीक है ना? और तीसरा, ये वाला पूरा लूप ढूंढ लो और इनमें क्या करो? KVL लगा दो। लगाओ माइनस प्लस, करंट यहां से यहां जा रहा है, प्लस माइनस, करंट यहां से यहां जा रहा है, प्लस माइनस, बैटरी माइनस प्लस। यहां से यहां गए, पहला साइन पकड़ लो। कोई भी आप पहला या दूसरा कोई भी साइन पकड़ सकते हो। अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो कोई भी साइन पकड़ लेना और उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करना। जैसे मैंने पहला वाला साइन पकड़ लिया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, पहला वाला साइन -10, इधर पहुंच गया, यहां से यहां गया, पहला वाला साइन प्लस पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल 4I1। फिर यहां से यहां गए, पहला वाला साइन प्लस पोटेंशियल चेंज 5I2। यहां आ गए, यहां से आ गए, पहला वाला साइन +6, यहां पे आ गए, यहां से यहां आए, बराबर 0।
अगर आपको ये इक्वेशन नहीं समझ में आई ये कैसे लिखी है तो पुराने लेक्चर्स को रिवाइज करो, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, तभी ये चीज आएगी। ठीक है ना? पूरे लूप में घूम लो, जो पहला साइन आ रहा है उनको लगाते चलो और साइन लगाना सीखो। बैटरी में छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। ठीक है ना? करंट की जो डायरेक्शन मानी है वो पॉजिटिव, ये करंट की जो डायरेक्शन मानी है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इस वाले में लगाओ, यहां से यहां गए -10, यहां से यहां गए पहला वाला साइन +4i1, यहां से आ गए पहला वाला साइन -10, यहां से आ गए पहला वाला साइन प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस 4i1, यहां पहुंच गए, यहां से यहां जाएंगे, देखो करंट की डायरेक्शन ये मानी है तो ये प्लस देंगे, ये -10i3 प्लस 10i3, यहां पहुंच गए पहला वाला साइन, यहां से यहां जाएंगे माइनस प्लस, कौन सा साइन आया पहले प्लस i3 प्लस 8 वोल्ट्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी तीन इक्वेशन, पहली, दूसरी, तीसरी। आप इन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल को लेके आराम से सॉल्व कर सकते हो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बुक्स में यही तरीका दिया हुआ होता है और मैं आपको बता दूं ये सबसे ज्यादा घटिया तरीका है, मैं इस तरीकों को कभी फॉलो नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा, मैं दूसरा तरीका सिखाऊंगा जो एक लाइन में आपको सारे आंसर दे देगा। ठीक है, बता दूं? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां का पोटेंशियल ले लेंगे 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का भी 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का भी 0। ठीक है, यहां से यहां गए 6 वोल्ट, यहां से यहां गए 8 वोल्ट्स, यहां से यहां गए 10 वोल्ट्स। ठीक है ना? जो सबसे कन्वीनियंट का पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल 0 मान लो और जितने भी पॉइंट्स का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं उसको लिख दो। ठीक है ना? अब हमें बी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मालूम है, हम क्या करेंगे, यहां से हर जगह से करंट जाता हुआ मान लेंगे। ये तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है। ठीक है ना? जो एक पॉइंट आ गया जंक्शन बना, वहां से सब तरफ से करंट जाता हुआ मान लो। ठीक है ना? तो आपकी क्या चीज कैसे चलेगी, यहां से करंट जा रहा है तो ये वाला हायर पोटेंशियल क्या है, तो b माइनस 6 डिवाइड बाय 5 प्लस यहां से करंट जा रहा है तो b माइनस 8 डिवाइड बाय 10 प्लस यहां से करंट जा रहा है तो b माइनस 10 डिवाइड बाय 4 बराबर 0। ऑब्वियस सी बात है इस जंक्शन से हर जगह से करंट नहीं जा सकता, लेकिन ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को टेक केयर कर चुकी है। एलसीएम ले लें, b बाय 5 प्लस b बाय 10 प्लस b बाय 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 बाय 5 प्लस 8 बाय 10 प्लस 10 बाय 4। क्लियर है? इन सभी का एलसीएम आएगा 20, 5 4 24b प्लस 2b प्लस 5b is equals to LCM 20, 6 4 24, 8 2 16 into 5 50, 20 से 20 कर दिया, 5 4 9 2 11, 11b equals to 25 and 16 40 90, which implies b equals to
90/11 वोल्ट्स। पॉज कर लो इस वीडियो को और यहां तक का नोट कर लो। जब यहाँ का पोटेंशियल आपको मालूम चल जाएगा तो आप बची हुई सारी चीजें बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, पॉज कर लो और नोट कर लो। क्लियर है? मिटा दूं। अब यहां का पोटेंशियल कितना आया? 90/11 अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट से ज्यादा। 11 8 से 88, 8 वोल्ट से ज्यादा है, 8.22 आएगा। ठीक है, यहां पे इन दोनों में से देखो पोटेंशियल ज्यादा किसका है? इन दोनों में से पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का ज्यादा है, तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 90/11 -6 पोटेंशियल ड्रॉप I इक्वल्स टू V/R डिवाइड बाय 5। सॉल्व कर लेना। दैट विल बी 90 - 66 20 24 24 11 by 55 एम्पियर्स। ठीक है, ये I1 की वैल्यू। I2 की वैल्यू यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे लगभग 8 वोल्ट है, तो करंट इस तरफ नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट ऐसे आएगा। तैयार है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। कितना जाएगा? 10 - 90/11 अपॉन 4। 110 110 - 90 20 20 बटा 4 20 बटा 5 5/11 एम्पियर्स। ठीक है ना? यहां का निकाल दिया, यहां का निकाल दिया, यहां का निकाल दिया, तो यहां का भी हम किरचॉफ्स लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट नेवर माइंड, यह आएगा 8 के अप्रॉक्स 8.2 और यह है 8। तो करंट हायर कौन सा है? ये वाला। लोअर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो करंट यहां से यहां जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। तो I3 विल बी इक्वल्स टू ड्रॉप इन पोटेंशियल 90/11 -8 डिवाइडेड बाय 10 2 2 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/55 88 2 और 2/1/55। नोट कर ले इन सभी आंसर्स को डायरेक्शन के साथ। क्लियर है? अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवर्स करें और वापस से देखें। अच्छा, एक चीज और, इस एग्जांपल में अगर आपको ये दिया हुआ होता कि जो बैटरी है वो पहले नहीं आती के फिर आ रही है, तो क्या हम तो फिर हम तो केवीएल लगा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यहां से हमें वैल्यू ही नहीं पता। ठीक है ना? तो आप इसमें बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सब केवीएल के लूप लॉ में कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप लूप लॉ लगाओगे तो पहले 10 आ जाएगा, फिर इसका वेटेज आ जाएगा 4I1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पहले ये दे रखा है या ये दे रखा है। अगर ऐसा हो तो आप रेजिस्टेंस में थोड़ा सा आगे पीछे करके एडजस्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम्स का रेजिस्टेंस एंड 3 ओम्स का रेजिस्टेंस। 4 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, 20 वोल्ट की बैटरी,
4 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस, और आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी निकाल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो इसमें आपको क्या देख रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं, दो इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं, और एक तीसरा जबरदस्ती एक ब्रांच बीच में आई हुई है। ध्यान रखना, बैटरी जितना करंट देती है उतना करंट वापस से वसूलती है। तो अगर मैंने इसमें I1 करंट मान लिया, बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, तो बैटरी में I1 करंट वापस भी आ रहा होगा, ठीक है ना। ये I1 करंट गया इधर, ये I1 करंट गया इधर, ये I1 करंट गया इधर, यहां से गया करंट I1 और यहां से आ रहा है I1। तो ऑब्वियसली बात है कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं गया, ठीक है ना। इस वाले सर्किट में गया I2 करंट, यहां से I2 जा रहा है तो यहां से I2 वापस आएगा, यहां से I2 वापस आएगा तो यहां से I2 करंट आ रहा होगा, यहां से I2 आ रहा होगा तो यहां से I2 करंट आ रहा होगा, ठीक है ना। यहां से I2 गया, इधर I2 गया, इधर I2 गया, और पक्की बात है I2 करंट यहां से इधर आ गया सारा का सारा, तो इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं गया, ठीक है ना। इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं गया, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं गया, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या होगी, देखो इस वाले ये वाला सर्किट इंडिपेंडेंट है और ये वाला सर्किट इंडिपेंडेंट है, तो I1 की वैल्यू नेट पोटेंशियल ड्रॉप 10 वोल्ट बाय नेट रेजिस्टेंस 5 ओम, दोनों सीरीज में है, तो 10 वोल्ट बाय 2 + 3 दैट इज ohms, दैट इज 2 amperes। I2 20 वोल्ट, और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है ना। इस ब्रांच को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। 20 वोल्ट डिवाइड बाय 6 + 4 ohms, दैट इज अगेन 2 amperes। क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो मैं वैसे कहीं भी 0 मान सकता हूं, लेकिन अगर ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी ऐसा कोई सिंबल दिया हुआ हो तो उस सिंबल का मतलब होता है ग्राउंड, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई सिंबल आ जाए तो आपको उसको ही 0 मानना है। आप अगर ये सिंबल आ गया है तो आप किसी भी और पॉइंट पे 0, इस पे 0 नहीं मान सकते हो, ध्यान रखना। क्लियर है बात? चलो मिटा देता हूं मैं इसको। चलो एक ग्राउंड अगर मेरे को दे रखा है तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट। करंट यहां से यहां गया है तो प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। क्लियर है बात? पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? करंट मेरा निकल गया था 2 amperes, तो I into R 4 volts, I into R 4 volts। यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? 4 वोल्ट। यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कम है इससे, तो यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट, ठीक है ना। 10 - 4 बराबर 6 वोल्ट, क्योंकि इसका कम है, ठीक है ना। यहां प्लस यहां माइनस। करंट ऐसे क्या है? करंट की वैल्यू 2 amperes, तो पोटेंशियल ड्रॉप I into R 6 वोल्ट। यहां पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है और यहां का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। 6 - 6 is 0, ठीक है ना, क्योंकि यहां का पोटेंशियल इससे कम है, ठीक है। इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, यहां का 0 वोल्ट, तो बैटरी के कारण माइनस प्लस, यहां का 4 वोल्ट्स, यहां का 4 वोल्ट्स,
इसमें करंट कितना गया है, कोई करंट नहीं गया तो इसमें मान लो 0 एम्पेयर्स, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 वोल्ट्स, ठीक है ना, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 वोल्ट। क्लियर है? तो कोई करंट ही नहीं गया है तो पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो यहां का भी पोटेंशियल 4 वोल्ट्स, ठीक है ना। इसमें करंट यहां से यहां गया है तो ये प्लस ये माइनस, करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर्स, तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू I इंटू आर 8 वोल्ट्स, ठीक है ना। तो यहां पे 4 और इधर नीचे जाने पे कितना कम हो गया, 8 वोल्ट और कम हो गया, तो 4 माइनस 8, यहां का पोटेंशियल -4 वोल्ट। क्लियर है? तो ए का पोटेंशियल कितना आया, 6 वोल्ट, डी का पोटेंशियल कितना आया, -4 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी डी हो जाएगा मेरा 6 माइनस -4 दैट इज 10 वोल्ट, और ये है मेरा आंसर। ध्यान रखना यहाँ का पोटेंशियल -4 होगा क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप आया 4 का, यहाँ पर मेरे पास 4 वोल्ट था, उसमें से 8 कम हो गया, तो यहाँ पर -4 का पोटेंशियल आ गया। पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत बार पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आई है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, और ये दिए हुए सभी रेजिस्टेंस आर के हैं, रेजिस्टेंस आर ओम्स के हैं। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, वैसे ये होगा नहीं पर फिर भी एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। चलो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। ए और बी के बीच में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बैटरी लेंगे। वैसे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन सिमेट्रिक सर्किट्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको ना कोई सीरीज दिखने वाला है ना कोई पैरेलल दिखने वाला है, दिखेगी तो सिर्फ सिमेट्री। जैसे ही आप बैटरी को कनेक्ट करोगे, बैटरी से करंट आया आए, बैटरी से करंट आया आए, तो ये कितने में बटेगा, इसके पास करंट आई को आने के बाद जाने के लिए 3 रास्ते हैं, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता। क्लियर है? I1, I2, I3। आई बात समझ में? ये I1 इधर गया, फिर इसके पास 2 रास्ते, फिर यहां से जो करंट आया, फिर उसके पास 1 2 3 4 रास्ते। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसमें ना आपको कोई सीरीज मिलेगा ना कोई पैरेलल मिलेगा। इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं? इन क्वेश्चंस को करने के लिए 2-3 मेथड है, या कहूं तो इनफैक्ट 4 मेथड है। अब बात करते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कितने टाइप की होती है? सिमेट्री 2 टाइप की होती है, एक पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। ध्यान से सुनना, मैं ये सब नाम वाम कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं, नहीं आपको ये कोई नाम जानने की जरूरत है, मैं आपको सिर्फ ये नाम इसलिए बता रहा हूं थ्योरी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको नोट ना करें, ठीक है। जो आखिरी में तरीका बताऊंगा सिर्फ वही काम का है, ठीक है। बस ये नाम सुन लो, ना कॉपी में काम आएंगे ना बोर्ड्स में काम आएंगे, और नीट और जेईई में तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं करना है कि आंसर कैसे आएगा, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है? पैरेलल मतलब ये वाली, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट अगर मैं सर्किट को देखूं तो जैसा सर्किट ऊपर की तरफ है वैसे ही सर्किट नीचे की तरफ है, ठीक है ना। जैसा सर्किट ऊपर की तरफ है वैसा ही सर्किट नीचे की तरफ है।
तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो यहां से अगर I1 करंट गया और यहां से अगर I3 करंट गया, तो फ्रॉम दिस पैरेलल एक्सिस सिमेट्री आई कैन से I3 विल बी इक्वल्स टू I1। अगर इसमें I1 करंट गया तो इसमें भी I1 करंट जाएगा। आई बात क्लियर? नेक्स्ट होता है हमारा, ये हो गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री से। दूसरा होता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, इसमें किस परपेंडिकुलर वर्टिकल किस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, दिख रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है? जैसा इसके लेफ्ट में होगा वैसा इसके राइट में होगा। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है? जैसा इसके ऊपर होगा वैसे इसके नीचे होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या कहती है? जैसे इसके लेफ्ट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे इसके राइट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहां से I1 करंट आया, यहां से I1 करंट आया, तो जब जाने की बारी आएगी तो यहां से भी I1 करंट आएगा और यहां से भी I1 करंट आएगा और यहां से मेरा I2 करंट जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? अब जैसे यहां पे I1 करंट आया, ये 2 में बटा I2 हो गया, ये लिया मैंने I3, ये लिया मैंने I4। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री के हिसाब से जैसा इसके लेफ्ट में वैसा इसके राइट में करंट होगा। एक तरफ से आने वाला होगा, दूसरी तरफ से जाने वाला होगा। दैट इज I3, दैट इज I4। क्लियर है? और फ्रॉम पैरेलल एक्सिस सिमेट्री जैसा करंट ऊपर की तरफ है वैसा ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ होगा। तो ये आया I1, अगर इस वाली ब्रांच में I3 गया है तो इस वाली ब्रांच में भी I3 जाएगा। क्यों? पैरेलल एक्सिस सिमेट्री के कारण। इस वाली I3 ब्रांच में I3 गया, इस वाली ब्रांच में I4 गया। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा सिमेट्रिक एक्सिस लगा के। अब देखो इस वाली ब्रांच में I4 आया, इस वाली ब्रांच में I4 चला गया, तो ऑब्वियसली बात है कि इसने यहां से करंट एक्सचेंज किया ही नहीं। यहां से I2 करंट आया और यहां पे I2 चला गया, तो इसने भी यहां से करंट एक्सचेंज किया ही नहीं। तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? ओपन कर सकता हूं। ये दोनों ठीक है ना? यहां से सर्किट ओपन हो गया। अब जैसे यहां से सर्किट ओपन हुआ तो ये R और ये R क्या हो जाएगा मेरा? सीरीज में 2R। ठीक है ना? ये 2R और ये R, 2R और ये R, 2R इंटू R पैरेलल में होगा ना मेरे, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, दैट इज 2R/3। तो ये पूरा मेरा इक्विवेलेंट हो गया 2R/3। अब ये तीनों किसमें हो गए? पैरेलल में। 2R प्लस 2R/3 दैट इज 5R/3, 5R/3 प्लस R दैट इज 8R/3। ठीक है? जैसा ऊपर वाला सर्किट सॉल्व हुआ वैसा ही नीचे वाला सर्किट सॉल्व होगा। तो ये भी बन जाएगा मेरा 8R/3। ये 2R और ये R और ये R मेरे बन जाएगा 2R। अब मेरा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं, 1/2R प्लस 1/8R/3 प्लस 1/8R/3
1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3, that is 8r, 4r, 4 3 7 3 10, ये हो जाएगा मेरा 10। तो R इक्वलेंट इज 4r/5। आगे आपको मेथड समझ में? पॉज कर लो और लिख लो। जो अपना नेक्स्ट मेथड है वही मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं और मैं आपसे कहूंगा वही वाला मेथड आप यूज करें। ए और बी के बीच में अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी से आई करंट आया, आई करंट आया, उसको कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते मिले। वो देखेगा ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम है, तो दोनों में मैं वो मान लेगा कि I1 करंट गया, बीच वाले में गया I2 करंट। देखना, जिस तरीके से करंट गया है, जिस तरीके से करंट गया है उसी तरीके से करंट वापस कनेक्ट होगा। ठीक है ना? सिंपल I1 इस तरीके से करंट गया है तो इसी तरीके से करंट वापस आएगा। ठीक है ना? बिल्कुल आपको सिर्फ एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिखना है बाय सिमेट्री वी कैन से दैट करंट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एज शोन इन फिगर। यहां से I1 गया, यहां से I2 I4 और ये I3, यहां से I4 और ये I3। जिस तरीके से करंट गया उसी तरीके से करंट वापस आएगा। ठीक है? तो फिर कनेक्ट भी इसी तरीके से होगा I3 I4 I3। हेंस हम कह सकते हैं कि यहां पर करंट का एक्सचेंज ही नहीं हुआ, यहां पर करंट का एक्सचेंज ही नहीं हुआ। और फिर हम इस सर्किट को पुराने वाले तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। हमें कोई पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री नहीं देखनी है, जिस तरीके से करंट गया है उसी तरीके से करंट वापस आएगा। सिर्फ इतने से ही, इस तरीके से सोचने से ही अपना पूरा काम चल जाएगा। ठीक है ना? फिर इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही लोगे और आंसर आपको पता ही है। इसको करने का एक और तरीका है, उस तरीके का नाम है मिरर फोल्डिंग। ठीक है? मिरर फोल्डिंग। सपोज करो यहां से आई करंट आता है, ठीक है? इसको 3 रास्ते मिलते हैं, यहां पे जाएगा I1 बाय सिमेट्री, यहां पे जाएगा I1 और यहां पे जाएगा I2। ठीक है ना? तो देखो, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, इनको मैं नाम दे देता हूं। इसका नाम A और B तो पहले से ही है, इसका नाम दे देता हूं C और इसका नाम दे देता हूं D। जरा सोच के बताओ, C और D का पोटेंशियल सेम हुआ कि नहीं होगा? C और D का पोटेंशियल सेम ही होगा। क्यों? देखो, VA माइनस VD, यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल इज I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस R, और इस जगह लगाऊं तो VA माइनस VC इज I1 इंटू R। अब हम इन दोनों इक्वेशन को देख के कह सकते हैं VC और VD का पोटेंशियल बराबर होगा, VC और VD का पोटेंशियल बराबर होगा। देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन में बस VC और VD का ही फर्क है। तो जब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा C और D का, और अपन कह सकते हैं E और F का भी पोटेंशियल बराबर होगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो हम दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। एक तरीके से ऊपर वाले सर्किट को उठा के हम नीचे वाले सर्किट पर लगा रहे हैं। ठीक है ना? तो C को D के साथ और E को F के साथ मिला देंगे, तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा?
ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगा। क्लियर है? इन सभी का रेजिस्टेंस आर 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 आर। ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट R/2। ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट R/2। ये दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट इन दोनों का R/2, इन दोनों का R/2। क्लियर है? ठीक है। अब जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ यहां से जाएगा I1 डैश करंट, यहां से जाएगा I2। जिस तरीके से करंट गया है उस तरीके से करंट कलेक्ट होगा I2। तो यहां से I2 आया, यहां से I2 गया, तो यहां पर ज्वाइंट होने का कोई मतलब नहीं है, अपन इसको हटा सकते हैं। हटा दिया। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। ये दोनों का सीरीज में। R, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या था? क्या होगा? R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2। दैट इज माय R इक्विवेलेंट। R/2 R²/2 डिवाइड बाय 3 R/2। दैट इज R डिवाइड बाय 3। तो इस पूरे का इक्विवेलेंट R/3 R/3 R/2 R/2 सीरीज में। R/2 R प्लस R/3 इज 4R/3। तो पूरे का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, तो पूरे का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 4R/3। ये R सीरीज में, तो इन दोनों को हटा के एक 2R। अब इन दोनों का R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 4R/3 प्लस 1/R1, 1 अपॉन 4R/3 प्लस 1/2R, that is 4R, 3 plus 2. R equivalent will be 4R/5. क्लियर है? नोट कर लो।